बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो चीज़ें जो हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। 2 दिन कबल जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, वो कैसे पास हुआ, और अगर वो पास ना होता तो फिर क्या हो सकता था, और अपोजिशन ने उसमें किस हद तक रुकावट बनने की कोशिश की, फिर इतनी रुकावट बनने के बावजूद वो बिल कैसे पास हो गया। एक तो इस बात पे बातचीत करेंगे, और दूसरी बात ये कि कल 20 सितंबर है और कल एपीसी का इजलास हो रहा है, और उसमें पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी खास करके वो मेज़बानी कर रहे हैं। और इस एपीसी में मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कौन से मुआहदे करने हैं, इस पर भी बात होती है। तो नाज़रीन, पहले जायज़ा लेते हैं कि ये जो FATF की तरफ से जो पाकिस्तान को ये कहा गया था कि आप ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल है इसको अपनी पार्लियामेंट से मंजूर करवाएं, अगर आप इसको मंजूर नहीं करवा सकते तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और अगर ये बिल जो है ये पार्लियामेंट से पास ना होता तो फिर पाकिस्तान जो है ये ब्लैक लिस्ट हो जाता। ब्लैक लिस्ट का मतलब है सादा अल्फाज में कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वो आपके साथ अपना कारोबारी लेन देन जो है वो बंद कर देंगे। यानी जैसे गांव में कभी किसी का वो हुक्का पानी बंद किया जाता था ना, ये उसी तरह से है। ब्लैक लिस्ट होने का मतलब कि दुनिया के साथ आपका जो राब्ता है, कारोबारी लेन देन जो है वो आपका बंद हो जाता है, जैसे ईरान के साथ हो रहा है। और फिर मुल्क जो हैं उनकी मईशत तबाह हो जाती है, दिवालिया हो जाते हैं। यानी ये बिल्कुल एक तबाही की तरफ जाने वाली बात थी ब्लैक लिस्ट होना, और ये मुल्क के लिए एक नुकसानदेह चीज़ थी। ये मुल्क के साथ एक दुश्मनी थी, और जिस दुश्मनी पर अपोजिशन तुल गई थी। अपोजिशन ने यह बिल रिजेक्ट कर दिया था और इसको अपना पूरा जोर लगाया कि हमने पास नहीं होने देना। कुछ शराइत रखी थी उन्होंने कि अगर आप ये हमारी शराइत मंजूर कर लेते हैं तो फिर हम ये बिल जो है ये पास करने में आपके साथ तावन करेंगे। अब वो शराइत कैसी थी? शराइत जिसमें ये नैब के जो मामलात हैं इसमें 34 पॉइंट ऐसे अपोजिशन ने हुकूमत के सामने रखे थे कि इसमें ये 34 तब्दीलियाँ कर दो नैब के कवानीन में। और वो 34 की 34 तब्दीलियाँ जो हैं वो ऐसे लोगों को फ़ायदा देती थी जिनके खिलाफ नैब में केसेस बने हुए हैं, रेफरेंसेस बने हुए हैं। उन लोगों को उन 34 तब्दीलियों से फ़ायदा होता था। यानी ये एक ज़ाती फ़ायदा था उनका, जिनके ऊपर केसेस बने हुए हैं नैब में, तो उन्होंने अपना वो ज़ाती फ़ायदा जो है वो लेने की खातिर, कौम का फ़ायदा नहीं था, मुल्क का फ़ायदा नहीं था, अपनी ज़ात का फ़ायदा हासिल करने के लिए उन्होंने मुल्क का जो मफाद है उसको दाव पे लगा दिया। मुल्क ब्लैक लिस्ट होता है तो हो जाए, मुल्क अगर तबाह होता है तो हो जाए, मुल्क की मईशत तबाह होती है तो हो जाए, इससे हमें गर्ज नहीं है। आप हमारी ये जो ज़ाती हमारे फ़ायदे वाली चीज़ें हैं ये वो 34 पॉइंट हैं, आप पहले ये जो है ये मानो, इसके बाद फिर हम आपको इस सिलसिले में वोट देंगे पार्लियामेंट में। तो ये था अपोजिशन का और हुकूमत का आपस में, जिस पर कि इमरान खान वो बात मानते नहीं थे। इमरान खान ने आखिरी दम तक कहा कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं कौम को पहले आगाह कर दूँ कि वो इनकी वजह से फिर होगा, और जो शराइत ये लोग रखते हैं वो काबिल कबूल मुझे नहीं है। यानी ये एक NRO था इनकी तरफ से कि आप अगर हमारी ये बातें मान लें तो हम आपको वोट दे देंगे, यही NRO होता है। और वो 34 पॉइंट तो एक वीडियो में बयान नहीं इस वक्त किए जा सकते। मसलन उनमें एक दो मैं आपको बताऊं, इस तरह से थे कि जैसे एक अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जो है अगर उसका केस है तो वो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होगा। यानी अरब तो इनके लिए कोई बात ही नहीं है ना, तो उस पर यानी नैब जो है
वो केस नहीं करेगी। इसी तरह की और दीगर कुछ चीज़ें थी। तो एक था कि जी नैब किसी को अगर गिरफ़्तार करना चाहे तो उसके लिए पहले अदालत से इजाज़तनामा लें उस शख्स के ख़िलाफ़, और फिर नैब जो है वो उस शख्स को गिरफ़्तार कर सकती है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो कोई बकरी चोरी करता है, तो एक छोटी चोरी है ना, बकरी चोरी या मुर्गी चोरी, उस चोर को पकड़ने के लिए आप पहले किसी जज की अदालत में जाएं और उससे परमिशन लें कि क्या हम इस चोर को पकड़ सकते हैं कि नहीं। उतनी देर में चोर जो है हो सकता है वो भाग के कहीं दूर चला जाए, ऐसे नहीं है। तो जब एक छोटी सी चोरी मुर्गी या बकरी की चोरी के लिए आप उस चोर को, छोटे चोर को फौरन पुलिस जो है वो पकड़ लेती है और उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी अदालत से पहले इजाज़तनामा लाए पकड़ने का। तो अब ये बड़े बड़े अरबों खरबों के जो चोर हैं उनको पकड़ने के लिए पहले जी अदालत से इजाज़त ली जाए, अदालत अगर क्या है इसको आप पकड़ सकते हो तो फिर पुलिस जो है वो इसको पकड़े। एक कानून वो ये आगे रखते थे, वो कहते हैं कि ये इस तरह का हो। जबकि जो FATF एक इदारा है, वो इंटरनेशनल लेवल का इदारा है, उन्होंने जो कहा हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि आप अपने मुल्क के अंदर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं इनके लिए सख्त कवानीन बनाएं। जब तक आप इनके लिए सख्त से सख्त कवानीन नहीं बनाते, आपके मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नहीं ख़त्म हो सकती। और अगर किसी मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म ना हो तो उस मुल्क की मीशत जो है वो मजबूत नहीं हो सकती। आप जितने मर्जी आप IMF से कर दें, अगर आप कवानीन अपने सख्त नहीं बनाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे नहीं, तो आपकी कभी भी आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, आपकी मीशत मजबूत नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, ये बेशक शराइत FATF की तरफ से थी, लेकिन ये हमारे मुल्क के मफाद में है। अब अल्लाह के फजल करम से वो कानून पास हो गया। अपोजिशन की इंतहाई कोशिश के बावजूद वो कवानीन जो है वो पास हो गए हैं। हुआ ये कि अपोजिशन के 226 जब कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास इसके लिए बुलाया गया था और इसमें सादा अक्सरियत से वो बिल पास होने थे, तो जिसमें कि अपोजिशन के पास 226 मेंबरान थे और हुकूमत के पास 216 थे। अब हुकूमत की तरफ से 200 मेंबरान हाजिर थे और ये 200 वोट हुकूमत के थे, जबकि अपोजिशन की तरफ से 226 की बजाय 190 थे, यानी 36 अरकान अपोजिशन के गायब थे। अब कानून ये कहता है कि जो हाजिर होते हैं उन्हीं का वोट माना जाता है, जो वहाँ पे उस दिन नहीं होते वो नहीं होते, उनको किसी खाते में नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से ये 10 वोटों से वो बिल पास हो गया, यानी हुकूमत के 200 मेंबरान और अपोजिशन के 190, जबकि उनके पास 226 थे। अक्सरियत तो थी अपोजिशन की, 10 वोट उनके ज़्यादा बनते थे अगर वो सारे हाजिर हो जाते। अगर 2 वोट या 1 वोट भी उनका बढ़ जाता तो बिल पास ना होते, लेकिन वो 36 लोग जो गायब हो गए और जानबूझ के गायब हो गए, वो मुहिब वतन है। उनका तलक नून लीग से भी है, पीपल्स पार्टी से भी है, तमाम अपोजिशन के वो लोग हैं, लेकिन मैं उन्हें मुहिब वतन कहता हूँ कि उन्होंने अपने वतन की खातिर, अपने मुल्क की खातिर वो वहाँ से चले गया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो इस तरह से उनके हिस्सा ना लेने की वजह से बिल जो है वो पास हो गए। अब वो जब बिल पास हुए तो उसके बाद नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, मौलाना फजल रहमान, ये ख़ास जो ये बड़े 3 हैं, इन्होंने ये सोचा कि अब हमारे लिए तो कोई रास्ता जो है वो रह ही नहीं गया। हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये थी कि हम हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे, लेकिन इसमें भी हम हुकूमत को मजबूर नहीं कर सके और हुकूमत के मेंबरान थोड़े होने के बावजूद, उनके पास सादा अक्सरियत नहीं थी, इसके बावजूद हुकूमत जो है वो बिल पास करवाने में कामयाब हो गई है। तो इसके बाद नाजरीन, ये सीधी सी बात है, बुखलाहट के अलावा इनके पास और कोई चारा रह नहीं जाता था। ये डिप्रेशन का शिकार हो गए, बुखलाहट का शिकार हो गए। अब इन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी, तो इसी बुखलाहट में जो नए फैसले इन्होंने किए APC के लिए, वो भी कोई किसी तरीके के फैसले नहीं हैं, वो कल को इन्हीं के गले पड़ेंगे।
आपने कभी भी नहीं ये सुना होगा कि कोई जो इश्तिहारी होता है, कानून उसको इजाज़त नहीं देता कि इश्तिहारी जो है उसके साथ अगर आप टेलीफोन पे बात करते हो, उसके साथ कोई आप राब्ता रखते हो किसी भी इश्तिहारी के साथ, तो आप कानून के मुजरिम होते हो। आप अपने आसपास देख लें, कोई रिश्तेदारों में, कोई दोस्तों में कोई अगर इश्तिहारी है और पुलिस को पता चल जाए कि आपकी और उसकी टेलीफोन पर बात हुई थी, तो पुलिस आपको पकड़ कर ले जाती है और आपको मुजरिम गर्दानती है। लेकिन ये इनके फैसले बुखलाहट में इस तरह से हो रहे हैं कि बिलावल जो हैं वो नवाज शरीफ, जिसको अदालतों ने इश्तिहारी करार दे दिया, उसके साथ टेलीफोनिक रब्ता करते हैं और उसको ये दावत देते हैं कि जी APC में आपने टेलीफोनिक खिताब करना। अब ये किस कानून में जायज़ है कि अदालत ने अगर किसी को मफरूर और इश्तिहारी करार दे दिया हो और फिर वो सियासत में भी हिस्सा ले, फिर उसको टेलीफोन करने वाले भी ना घबराएं कानून से और ना वो घबराए कि मैं तो पहले बीमार बना हुआ था तो अब मैं इसमें तकरीर करूंगा APC में, तो लोग क्या कहेंगे, कानून क्या कहेगा, दुनिया मुझ पे हंसेगी, इसका मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो नाज़रीन, ये सारे फैसले बुखलाहट में हो रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, ये ठीक फैसले नहीं हैं। और ये भी तारीख गवाह है कि जब भी मरियम नवाज़ ने जो भी काम करवाया अपनी नून लीग से, वो उल्टा ही पड़ा है। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी ये मरियम नवाज़ की ये ख्वाहिश थी और मरियम नवाज़ ने बिलावल को ये कहा कि आप शहबाज शरीफ की बजाय आप मेरे पापा को फ़ोन करो और उन्हें कायल करो कि वो APC जो कल हो रही है उसमें वो शिरकत करें बजरिया टेलीफोन खिताब करके। तो नाज़रीन, इससे एक बात और भी सामने आती है, जो अफवाहें पहले काफ़ी अरसे से चल रही हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में फासले बढ़ चुके हैं। और ये बात साबित होगी इससे कि अगर नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे थे और उन्होंने APC में जाना था, तो फिर नवाज शरीफ का टेलीफोन खिताब करना जो है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। आप शहबाज शरीफ पे ही मुतमिन हो जाते कि शहबाज शरीफ नून लीग की क़यादत कर रहा है वहाँ पे APC में, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। मरियम नवाज़ को ये बात अच्छी नहीं लगी। मरियम नवाज़ नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ जो है वो नून लीग की क़यादत करे, वो नहीं मानती उसको। तो ये शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं और भी बहुत सारे जो दानिश्वर हैं वो कह चुके हैं कि एक नून लीग थी पहले, अब एक शीन लीग बनने वाली है, यानी शहबाज शरीफ की एक पार्टी अलग बनने वाली है। तो ये भी मुस्तकबिल करीब में ये भी होने जा रहा है। अब रही बात कि कुछ लोग कहते हैं जी कल की जो APC हो रही है उसमें हुकूमत को टफ टाइम देने में अपोजिशन जो है वो कामयाब हो जाएगी। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है, अपोजिशन के पल्ले में अब रह क्या गया, अपोजिशन के पास अब है क्या, क्या कौन सा वो टफ टाइम अपोजिशन हुकूमत को कल दे सकती है। इसमें कुछ भी नहीं टफ टाइम दिया जा सकता। उसकी वजह ये कि अगर हुकूमत तोड़ने की बात करते हैं कि PTI की हुकूमत जो है उसको तोड़ा जाए, उसमें ये इनके पास ये तरीका है कि ये इस्तीफ़े दें, तमाम ये जो अपोजिशन है ये अपने इस्तीफ़े पेश कर दें, तो हुकूमत टूट सकती है, नए इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये करना नहीं। वो क्यों करना नहीं कि ये पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं करेगी कि सिंध में उनकी हुकूमत है और वो अपनी बनी बनाई हुकूमत वो कभी भी ख़राब नहीं करेगी, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और मौलाना फजलुर रहमान, अगर ये इस बात पे ये शेख रशीद साहब अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अगर तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपना बेटा जो असद है उसका इस्तीफ़ा पहले पेश कर देते हैं, तो फिर तो हम कहते हैं कि जी वो दूसरों को इस्तीफ़ों पे कायल करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो इसके बाद क्या ऑप्शन रह जाते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। एक तो ये सारी अपोजिशन जो है इनके ऊपर जितने भी केसेस थे और जिस तरह से वो अदालतों में चल रहे हैं, कुछ को मफरूर करार दे दिया गया है, कुछ को इख्तियारी करार दे दिया गया है और मुलज़म से मुजरम तकरीबन ये बन चुके हैं। तो ये नाअहल भी करार दे दिए गए हैं सियासत के लिए। तो अब अगर इन हालात में हुकूमत टूटती है तो मरियम नवाज़ भी नाअहल है। अगर फ़ौरन इलेक्शन हो जाते हैं, मरियम नवाज़ को क्या फ़ायदा होगा जब वो हिस्सा ही नहीं ले सकती। नवाज शरीफ नाअहल है, जब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता तो उसको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता।
ना पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरफ आएगी और ना ही इनका कोई फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो इसलिए ये ऐसा मेरा नहीं ख्याल करेंगे। तो ये करेंगे क्या फिर अब अगर ये भी नहीं करेंगे? मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ करेंगे कल की एपीसी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि ये जो तीनों बड़ी जमातें हैं इनका आपस में एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान जो है वो रिटर्न इनसे कुछ लेंगे और वो एक मुआहदा, इनका रिटर्न मुआहदा हो जाएगा, जैसे मिसाक जमहूरियत पहले हुआ था। और मिसाक जमहूरियत जब हुआ था वो भी नाजरीन आपको याद होगा कि वो मुआहदा हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन वो बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर ने उसको तोड़ दिया था और नवाज शरीफ भी उस पर कायम नहीं रहा था। तो जहाँ पे इनका ज़ाती फ़ायदा आता है ये मुआहदा तोड़ देते हैं। अगर ये मुआहदा कर भी लेंगे कल तो ये इन्होंने अपने अपने ज़ाती मफाद के लिए उस पर अमल दरामद नहीं करना। लेकिन ये है कि अब इनके पास जब दिन ब दिन कोई ऑप्शन जो है वो कम से कम होते जा रहे हैं और ये सारी अपोजिशन जो है ये बंद गली की तरफ धकेली जा रही है, तो ये अपनी सियासत बचाने के लिए ये एक आखिरी वसीला मुझे इनका लगता है ये कर लें। और साथ में इनको मजबूर करने वाला एक ग्रुप मीडिया का भी है, क्योंकि अगर इनका मुस्तकबिल को नहीं रहा पीपल्स पार्टी और नून लीग का, तो साथ में उस मीडिया ग्रुप का भी मुस्तकबिल जो है वो भी तारीक नज़र आता है। तो वो भी साथ इनको मजबूर करता है और उसमें उसको तो डबल फ़ायदा ये है कि साथ में वो पैसे भी बटोरते हैं और अपना कारोबार भी चलाते हैं और वो इनको सबको मजबूर करते हैं जी कुछ करो आगे आओ। और नवाज शरीफ को वो अलग कहते हैं जी आपका खिताब इस तरह का धुआंधार होना चाहिए जिसमें अब फौज को भी ये निशाना बनाने की तरफ जो है ये तुल चुके हैं। तो कुछ साफ़ी जो उनके हैं जैसे तलत हुसैन है, जैसे अमन मीर है, या वो तो ये भी कह रहे हैं जी कल को वो सीधी सीधी बातें फ़ौज को वो सुनाएंगे नवाज शरीफ, और बहुत सारी ऐसी खुफिया बातें जो हैं वो आवाम के सामने आ जाएंगी जो कि इदारों से मुतल्लिक है। आपको आवाम को पता चल जाएगा कि इदारों में क्या होता रहा है। देखते हैं ये क्या करते हैं कल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का भी कोई काम हो। और ये बस वो एक डराने की पॉलिसी इनकी होती है। जैसे इन्होंने वो जज अरशद मलिक की एक वीडियो दिखा के उन्हें कहा था कि हमारे पास और भी वीडियो हैं, यानी एक धमकी साथ में दे दी थी। इसी तरह का अब नवाज शरीफ के बारे में मीडिया जो कह रहा है, ख़ास करके उसका जाती मीडिया जो है कि नवाज शरीफ कल को ये कर देगा, ये आने वाले वक्त में कल पता चल जाएगा आपको। लेकिन ये है कि हुकूमत इस वक्त और जो हमारी आर्मी है ये मजबूती से एक पेज पर हैं और बड़े अच्छे जा रहे हैं। यानी कानून, ख़ास करके ये FATF का बिल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पास होने के बाद अब ये जो मुजरम लोग हैं ये जकड़े जाएंगे, इनके बचने का अब कोई रास्ता जो है वो बाकी नहीं रह गया। और अब इंशाल्लाह वसूलियाँ भी होंगी। अगर ये बिल पास ना होता तो फिर वसूलियों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये बिल पास होने के बाद अब रकम भी ये वापस करेंगे, वसूलियाँ भी होंगी और अब इनके पास चारा भी अब बचने का कोई नहीं रह गया। तो इंशाल्लाह अब आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी का है। और इस तरह के जो नेगेटिव चलने वाली हमारी जो सियासतदान या अपोजिशन या माजी में जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और इस मुल्क के कवानीन जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई, जिन्होंने इदारों को प्रेशराइज किया, अब उनका आखिरी टाइम आ चुका है। थैंक यू नाजरीन, सुनने का बहुत शुक्रिया।